अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। किसी ज़माने में ऊंची ऊंची फसीलों और दीवारों से शहरियों का, घर के मकीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। हम किलों के बारे में सुनते थे, छावनियों की बड़ी दीवारों के बारे में सुनते थे। आज के दौर में बड़े बड़े रिहायशी मंसूबों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिनसे रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है। मगर फिर ऐसी दीवारों का नुकसान ये होता है कि आपका राब्ता ज़मीनी हक़ाइक़ से कट जाता है, आपका राब्ता दुनिया से, इंसानों से कट जाता है। कुछ ऐसा ही मामला अब पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान हमारा घर है। लगता यह है कि ये एक और नया रिहायशी मंसूबा है जिसके गिर्द एक नई तरह की दीवार खड़ी की जा रही है। ये दीवार हमारी सोच के गिर्द एक दीवार बनाई जा रही है। ये कोई नजरियाती दीवार नहीं जिसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम माजी के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक ने भी उठा रखी थी। ये एक ऐसी दीवार है कि जिससे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आने वाले वक्त में दुनिया से कट जाएगी, तनहा हो जाएगी और दुनिया में आने वाले मामलात के ऊपर बात दलील के साथ करने की जो सलाहियत है वो मफकूद होकर रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस फायर वॉल की जो मौजूदा हुकूमत ने अरबों रुपयों खर्च करके, टैक्स पेयर के पैसे से खर्च करके पाकिस्तान की इंटरनेट इंडस्ट्री के गिर्द खड़ी कर दी है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें महसूस होना शुरू हो गया है कि आवाज़ें दब रही हैं, बाहर की दुनिया से हम कटते जा रहे हैं, तनहा होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, जो कारोबारी हल्के हैं, उनको भी अब ये महसूस हो रहा है कि दिन ब दिन वो दुनिया से सरमायाकारों को बुलाना तो कुजा, वो शायद अपनी आवाज़ बाहर तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी फायर वॉल के ऊपर और इंटरनेट की बंदिशों के ऊपर बात करने के लिए आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हारून बलोच जो एक जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल राइट्स मुहक्किक भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मौजूद हैं कंवल चीमा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया कंवल आपका भी। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं कल्बे अली। बहुत शुक्रिया। आज आपकी बड़ी खबर है, आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। $1 मिलियन एक घंटे में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इसकी वजह इंटरनेट पे पाबंदी है, बंदिशें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बंदिशें हैं। थोड़ा सा वजाहत करेंगे। जहां हमारे मुल्क के हुक्मरान $1 अरब की भीख मांगने सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, वहां पाकिस्तान के अंदर हम क्यों अपना ये नुकसान कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? मैं कोई इमोशनल बात नहीं करूंगा, तो ये बड़ी टेक्निकल इशू है। इस पे बात सीधी साधी ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस हैं जो कि गलत हैं। और नुकसान इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ से जो लोग इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट किसी बैंकिंग को या किसी एक स्टॉक मार्केट के किसी प्लेयर को प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी जगह, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अगर थोड़ी सी भी ग्लिचेस आती हैं, उनका सिस्टम स्लो होता है, चाहे वो बैंकिंग हो या कोई एक उबर टाइप का ऐप हो जो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो वो जो ग्लिच है वो ना सिर्फ इनके पैसे कटेंगे बल्कि इनका एक वो एतमाद लॉस जो है पाकिस्तान के ऊपर वो भी आ रहा है और पैसे भी कटते हैं, वो भी पेनल्टीज भी लगाते हैं लोग। ये जो चीज है ये है डायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस जो कि हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे वो ये भी होता है कि जो पाकिस्तान की अपनी लोकल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, हम सब जानते हैं कि ये मिसाल है फूड पांडा समेत इतने सारे फूड सप्लायर, बाइकिया, करीम, इस तरह के बहुत सारे ये जो ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे इनकी भी बिजनेसेस डाउन होती है। तो ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी लोकल और हमारी जो एक्सपोर्ट बिजनेस है दोनों सफर करती है। और ये कैलकुलेशंस की है जो पाकिस्तान की जो एक आईटी इंडस्ट्री है उन्हीं लोगों की कैलकुलेशंस हैं ये, यानी ये किसी एनजीओ की इधर उधर की नहीं है, जो आईटी इंडस्ट्री है उनकी अपनी कैलकुलेशंस है पाशा की तरफ से। तो कल्बे अली, ये जो फायर वॉल है, आपके ख्याल में ये फायर वॉल जब एक्शन में आ जाएगी तो इससे ज्यादा नुकसान होने का एहतमाल है? देखिए, फायर वॉल तो वैसे ही है जैसे घर पे कोई ताला लगाता है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। फायर वॉल इटसेल्फ, ताला या कोई भी चीज जिसको किसी किस्म का, जैसे सर्दी में एक बंदा कोट पहनता है तो कोट बुरा नहीं है। यहाँ पे अब गवर्नमेंट की जो इम्प्रॉपर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन इन द स्टेट है, ये गड़बड़ है सारी। फायरवॉल लगा रहे हैं ताकि साइबर अटैक्स ना हो। साइबर हमारी अपनी जो आईटी इंडस्ट्री है और आईटी यूजर्स हैं, हम सब लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये फायरवॉल्स लगती हैं। जैसे कि बिजली में फ्यूजेस लगते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन है तो फ्यूज उड़े पहले,
ये उसी तरह फायरवॉल होती है। लेकिन उसका जो मिसयूज या अब्यूज हो रहा है कि जैसे व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, सारे लोग फाइल्स एक्सचेंज करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप स्लो डाउन हो गया है, उसके अंदर डेटा फाइल्स मूव नहीं कर पा रही हैं, डाउनलोडिंग नहीं मुश्किल हो रही है। हमने ज्यादातर लोग वीपीएन यूज जब किया, अब उसको झूठ और एक कहानी है कि लोग वीपीएन इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने कोई फहाश या ब्लास्फेमस कंटेंट देखना है। पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिन्हें ब्लास्फेमस कंटेंट देखने का शौक चढ़ रहा है? ये नॉनसेंस बात है, जबरदस्ती इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया, कुछ कर दिया। ये कंफ्यूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट है। सीधी सादी बात है, वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा था जब से ट्विटर बैन हुआ है, और ट्विटर की बंदिश लोगों को समझ या पसंद नहीं आई है। उसके जिद में, टक्कर में या उसकी रिएक्शन में फायरवॉल्स आई हैं। ट्विटर की बंदिश खोल दें, फायरवॉल्स का और वीपीएन का मसला हल हो जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया वीपीएन बंद कर देंगे, तो ये अपने ही दलदल में खुद गवर्नमेंट फंस रही है, स्टेप बाय स्टेप रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया कल्बी अली, सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। हारून बलोच साहब, क्या लग रहा है ये फायरवॉल, कल्बी अली तो कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा भी होता है, मगर ये फ़ायदा दुनिया में कितने ममालिक उठा रहे हैं? क्या जो जमहूरी ममालिक हैं, हम गैर जमहूरी ममालिक की बात नहीं करते, अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, जहाँ पे बोलने की आज़ादी है, तहकीक की आज़ादी है, तहरीर की, तकरीर की आज़ादी है, तो वहाँ पे भी ये फायरवॉल है और सोशल मीडिया को क्या इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक बहुत अच्छा है। बात यह है कि हमें देखना ये है कि अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कि, और आपकी बात ठीक है, ये फायरवॉल्स हैं, ठीक है ना। फायरवॉल्स बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो आपका नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है ये पूरे मुल्क के गर्द नहीं होती नहीं है। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या है आपको पता है, हमारी जो नेशनल बड़े बड़े इदारे हैं और उनके पास जो डाटा है, सर्वर्स लगे हुए हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो नादरा हो गया, हमारे एटमी इदारे हैं, असासे हैं, हमारे वापडा का जैसा सारा सिस्टम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब जो टेक्नोलॉजी से आप वो इनेबल्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी से अब आपको पता है टेक्नोलॉजी हर जगह पर आ गई है, हर चीज़ को आपको फैसिलिटेट करने के लिए आ गई है। लेकिन डेफिनेटली हमने देखा कि पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स हुए हैं और कोई दो राय नहीं, उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, बावजूद भी नादरा का डाटा चोरी हो गया, चोरी होता है। देखिए 27 लाख पाकिस्तानियों का तकरीबन, और एक दफ़ा नहीं, बार बार हुआ, और ट्रांसपेरेंसी भी ऊपर से नहीं है। आप नादरा की आप बात छेड़ी थी, अब मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, मैंने कोई 68 RTIs उनको सबमिट की थी एक टाइम पर, और एक का भी जवाब नहीं दिया कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम, इवन कि ऑर्गेनोग्राम तक उन्होंने नहीं शेयर किया कि हमारा ऑर्गेनोग्राम क्या है। तो अगर मैं उनसे कहूँ कि आप अपने बताएं कि आपके पास प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के क्या मैकेनिज्म आपने इनेबल किए हुए हैं, तो वो तो वो कभी भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, इवन कि वो RTI की जो हमारी हियरिंग्स भी होती थी उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम नहीं दे सकते। सही है, दैट्स फाइन। लेकिन बात ये है, नुकसान कितना हो रहा है इससे, अमली तौर पे नौजवान नस्ल कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, और क्या आपके ख्याल में जो नौजवान नस्ल जो फ्रीलांसर्स हैं ख़ास तौर पे, और जिन्होंने बड़े बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए थे इंटरनेट की फ्रीडम की वजह से, अब वो नौजवान नस्ल के पास क्या रास्ता है? देखिए, आज पाशा की जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सामने आ गई। उन्होंने एक सर्वे किया था अपने ही नेटवर्क के अंदर कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनसे डाटा, प्रिलिमिनरी से डाटा उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने एक फिगर देने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि 1 मिलियन डेली का अगर आपका इंटरनेट डाउन होता तो ये सिर्फ, और ये सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनका 1 मिलियन डॉलर, ठीक है, ये एक दिन का है। इससे पहले पाइड की भी एक स्टडी आई थी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी कि आपने इंटरनेट शटडाउन्स जब करते हैं, हमें पता है जब अक्सर ये 1 आवर क्या है, या $1 मिलियन, या एक दिन का, एक दिन का 1 अरब रुपए से ज़ायद का शायद, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। बल्कि मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में उसको पढ़ा नहीं स्टोरी को। लेकिन अब देखने कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेज को हो रहा है। लेकिन मैं बात करूँगा उन आम नौजवानों की जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज तो उनके पास तो वैसे ही आपके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा है और वो शायद किसी हद तक सस्टेन भी कर सकते हैं। एक आम बंदा, और आपको पता है कि तकरीबन लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में आपके पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आपके पास फ्रीलांसर्स हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर जाकर, अपवर्क के ऊपर जाकर काम खुद से ढूंढते हैं। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटेट नहीं करी, खुद से अपनी स्किल से वो ढूंढते हैं और महीने का 4 लाख 5 लाख कमाते थे फरवरी से पहले, ठीक है। अब आपने फायरवॉल लगा के इंटरनेट की स्पीड को इतना डाउनग्रेड कर दिया है कि अब वो कनेक्ट नहीं करते। यहाँ तक सिचुएशन है कि फाइवर ने अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लिख दिया कि पाकिस्तान
इज़ वन ऑफ द इनसिक्योर कंट्रीज़ के वहाँ पर आप उनके जो फ्रीलांसर हैं उनके ऊपर एतमाद इसलिए नहीं कर सकता कि इंटरनेट बहुत बुरा है। वो क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने किया, और इस तरफ कोई अभी तक फिगर नहीं आएगा कितना नुकसान है। लेकिन मैं आपको एक फिगर कोट करना चाहूँगा, पिछले साल का जो गवर्नमेंट का फिगर है, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 3.25 अरब डॉलर एक साल जो पिछले 2023 का है वो कंट्रीब्यूशन हुई है हमारी आईटी सर्विसेज की वजह से, और डेफिनेटली बहुत बड़ा चंक होगा जो सिर्फ फ्रीलांसर की तरफ से आया होगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा कमल, आपके ख्याल में ये फायरवॉल का जो मैकेनिज्म है, बज़ाहिर तो ये चाइना से हमने हासिल किया है, चाइना में ये कितना इफ़ेक्टिव है और पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री इससे कैसे इफ़ेक्ट होगी? देखें, चाइना की जो इकॉनमी है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना ने हर तरह की अपनी ऐप बनाई हुई है। चाइना में अभी कुछ अर्सा पहले मैं चाइना गई थी, 1-2 महीने हो गए, तो उनकी जो गूगल ऐप की जो ऐप होती है उसका जो उनका रद्द बदल है वो आपको बताता है टैक्सी ड्राइवर को कि भाई इशारा आने वाला है, इशारे से पहले इतनी स्पीड कर लें तो आपको इशारे पे रुकना नहीं पड़ेगा। तो उनकी तो टेक्नोलॉजी गूगल ऐप से भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये तो उनकी अपनी, उनके पास अपना वी चैट है, वो रियल टाइम में ट्रांसलेशन, मैं उधर बैठी हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो चाइनीज़ में बोल रहे हैं, रियल टाइम ट्रांसलेशन हो रही है, हम आपस में बात कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर और मैं। तो इस वजह से जो है हम उनके साथ हम ये नहीं, और फिर दूसरा ये कि चाइना पूरी दुनिया में देखा जाता है एज एन अथॉरिटेरियन स्टेट। चाइना के साथ वेस्ट बिजनेस नहीं करना चाहता। आपने देखा है अभी रिसेंटली चाइना और वेस्ट के अंदर क्या, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पूरे जो 3rd लार्जेस्ट ऑपरेटर है ऑप्टस, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5G चाइना का रोल आउट करने लगा था, और वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको स्टॉप कर दिया। वो नहीं मिला, वो हुआवे को जा रहा था, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज कंपनीज। वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दीज पोलिटिकल रीजंस। और हवावे पे अमेरिका में भी पाबंदियां तो ऑलरेडी लग चुकी हैं। हवावे में आप नहीं खरीद सकते, हवावे यू कैन नॉट बाय इन अमेरिका। एंड अब वो यूरोप में भी पाबंदियां लग गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाबंदियां लग गई हैं, वो कनाडा में भी पाबंदियां लग गई हैं। तो इसलिए चाइना इज़ नॉट, हमारा तो सारा बिजनेस ही वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ है। अगर आप देखें तो जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो हमारा आईटी सेक्टर है, जो हमारा मेन कस्टमर है वो वेस्टर्न कस्टमर है, यूरोपियन कस्टमर है। तो हम कैसे अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम कैसे कह सकते हैं, और चाइना की इकोनॉमी तो इतनी सस्टेनेबल है, हम तो उतने सस्टेनेबल नहीं है। हम ये जो रेप्यूटेशनल लॉस है और ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट वाला जो एक लेबल है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर ये आ जाएगा पाकिस्तान के बारे में, एक मशहूर हो जाएगा वेस्ट में या इवन मिडल ईस्ट में कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंटरनेट अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कि इन्होंने कहा कि फाइवर ने भी जो है वो अपने लगा दिया कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो इसलिए पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को आना दिया जाए। एक तो ये कि इंटरनेट अनप्रेडिक्टेबल है, दूसरा ये कि VPN को रिलीजन के साथ नथी कर दी है। मतलब VPN इज़ अ टूल, ठीक है। आप तो इस तरह जो है वो फिर फ़ोन को बैन कर देंगे, फ़ोन में कोई गलत चीज़ देख सकते हैं, गाड़ी को बैन कर देंगे, गाड़ी में बैठ के आप कोई जाके गलत काम कर सकते हैं, छुरी को बैन कर देंगे, छुरी से किसी का कत्ल। इट्स अ टूल। VPN की वजह से रिमोट वर्क इज़ पॉसिबल। रिमोट वर्क जो है वो, मैं अगर बड़ी कंपनी हूँ, अगर किसी को मैंने पाकिस्तान में काम देना है तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो इंटरनेट पे मेरा डेटा एक्सेस करे। मैं चाहूँगी मैं उसको एक VPN प्रोवाइड करूँगी, मैं कहूँगी तुमने रिमोट एक्सेस मेरा डेटा करना है, VPN के थ्रू करो, एक प्राइवेट टनल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मेरी सारी ट्रैफिक इंक्रिप्टेड होगी, कोई इंटरनेट पे उसको स्टील नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट, ये जो फायरवॉल है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, ये पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी राब्ते हैं यूरोप या अमेरिका के साथ उनको महदूद कर देगी और फिर हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह, जैसे कि पहले इन्होंने कहा कि फायरवॉल हर मुल्क ने लगाई होती है, फायरवॉल अमेरिका में भी लगी हुई है, फायरवॉल चाइना में भी लगी है, लेकिन वो इदारों के गिर्द है, वो इदारों के गिर्द है और पूरे मुल्क के गिर्द ऐसा। देखिए उनका इंटरनेट तो नहीं स्लो होता, ठीक है, उनकी कोई इंटरनेट थ्रॉटलिंग तो नहीं हो रही, उनकी जो मेन ऐप्स हैं उसके अंदर सर्टेन मीडिया टाइप तो नहीं ब्लॉक हो रहा। अभी हमने देखा व्हाट्सएप के अंदर मीडिया टाइप्स डिफरेंट ब्लॉक हो रहे हैं, जो कि सिर्फ एक फायरवॉल जैसा डिवाइस या DPI कोई जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है वही कर सकता है। डिफरेंट यूट्यूब में डिफरेंट कंटेंट तो नहीं ब्लॉक हो रहा। तो ये वाली चीज जो है वो सिक्योरिटी शुड बी एन इनेबलर ऑफ बिजनेस, नॉट अ ब्लॉकर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बहरहाल फायरवॉल तो फायरवॉल है, और इसके पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो भी बची खुची जमहूरियत है उस पर क्या असरात होंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ
हमें ज्वाइन किया है अम्मार जाफरी हैं, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अम्मार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। शायद आपके उम्र के इस हिस्से में आप पहले पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट हैं और सीनियर तरीन IT एक्सपर्ट कहें तो शायद गलत भी ना होगा, क्योंकि अब तो ज़्यादातर ये IT का काम नौजवान लोग संभाल रहे हैं और शायद हमसे भी बात की जनरेशन में हैं। तो आप थोड़ा सा अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएंगे कि ये जो फायरवॉल लाई गई है, वैसे भी आप प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, आई एम श्योर आप गवर्नमेंट के साथ तो अभी नहीं हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये फायरवॉल कितनी इफ़ेक्टिव है और इससे, जैसा कि आपने सुना होगा, पाकिस्तान की बिजनेस पे, मईशत पे और पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ सकता है? जी, गुजारिश ये है कि मैं अभी कुछ 3 दिन पहले चाइना से वापस आया कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। आप फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह मेरे से पहले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी चीज़ें बना ली हैं, बी चैट बना ली है, बाकी चीज़ें बना ली है। अब इसमें जो सबसे बड़ी गुजारिश ये है वो ये है कि इससे नुकसान तो हो रहा है, जैसा पाशा की रिपोर्ट भी बताई गई है इसके अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है फ्यूचर का हो रहा है। देखिए, ये रेपुटेशन लॉस कहते हैं इसको ना, और ये डायनो इफेक्ट होता है, एक चीज़ गिरती है कई चीज़ें गिर जाती है उससे। मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो गवर्नमेंट का ये हक है कि वो इस चीज़ को चाहे रोक दे अगर वो उसको सिक्योरिटी के खिलाफ समझती है, ये हर गवर्नमेंट का हक होता है, हमारी गवर्नमेंट का भी हक है। लेकिन इसके 2 रास्ते, एक तो हर चीज़ बंद कर दें, या ये है कि हर चीज़ खोल दें और मेहनत करके सिर्फ उन चीज़ों को रोकें जिनके रोकने की ज़रूरत है। ये जो ई पैकेट इंस्पेक्शन होती है, जो DPI कहते हैं, ई पैकेट इंस्पेक्शन, इसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ट्रैफिक स्लो हो जाती है, और अगर आप उसको VPN लगा के या फायरवॉल लगा के ई पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं तो ये चीज़ स्लो हो जाती है। अब जैसे मेरे से पहले भी लोगों ने बताया कि जो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट स्टेबल नहीं है, देखिए वो कंपनियां पाकिस्तान को काम क्यों देती हैं? हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत दिन रात काम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि लोग उनको काम दे रहे थे, लेकिन एकदम एक ऐसी चीज़ आ गई। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने फायरवॉल लगाई है। सर, मेरे से पहले जो खातून बोल रही थी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हर जगह फायरवॉल होती है, नहीं, लेकिन हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं, हर जगह जो है वो कवल भी कह रही थी कि इदारों के लिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए होती हैं, वेबसाइट्स के लिए होती है, पूरे मुल्क के गिर्द फायरवॉल लगा के। तो इस बात के क्या एग्जांपल है पूरी दुनिया में? जी, मैंने यही कहा ना कि दो रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास। तो हर चीज़ बंद कर दे, इस वक्त बंद की भी है, और फायरवॉल को लगाकर इंटरनेट स्लो कर दें, या सेगमेंटेशन कंट्रोल करें कि जी इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने फिर कहा कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा हमारी मैशत के ऊपर, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमें, देखिए बेशुमार लोग जैसे मेडिकल बिलिंग के लोग हैं, उनको कंपनियों ने उधर से फारिग कर दिया है। अब मैं देख रहा हूँ इतनी जॉब्स आ रही हैं, वो नजर आता है। अब मैंने कहा ना, इसका सिर्फ असर एक ये नहीं होगा कि आप और मैं व्हाट्सएप नहीं खोल सक रहे या बातचीत नहीं कर सक रहे, इसका हर शोबा है जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। हमारा बैंकिंग सेक्टर भी इससे इफेक्ट होगा। आपके राइडर्स हैं, जी डेफिनेटली, ये जो आपके राइडर्स हैं जो घरों में खुराक दे रहे हैं, या जो आप गाड़ी मंगा लेते हैं फोन पे, कितनी सहूलत है। हमारी बच्चियां जो इंटरनेट को यूज करके एकदम गाड़ी मंगा लेते हैं, कितनी सहूलत है, सिक्योर भी है, सब कुछ है, और बड़ी यानी कि उसमें इनोवेशन आ रही थी, मैं देख रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि वो इनोवेशन खत्म हो जाएगी, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और फिर एक और जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आस्ता आस्ता होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो सके, इसको एक और जो कन्फ्यूजन मैं इस पर देख रहा हूँ, मैंने कि जो साइबर विंग है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको, आई वाज द फाउंडिंग हेड, उस वक्त इसका नाम था NR3C, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, और मैंने इसको काफ़ी अर्से हेड किया है। उस वक्त सारे ये बाकी इदारे नहीं थे उस वक्त हम सब की मशावरत से इन्हें कंट्रोल भी करते थे, यानी कि इसे कंटेंट फिल्टरिंग कहते हैं, वो भी करते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आती थी कि हम कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को। हम फिर मुजरिमान को पकड़ लेते थे। लेकिन इस वक्त जो ये
एक इस तरह अप्लाई कर दिया गया कि हर चीज पे अप्लाई हो गया है। मैं समझता हूँ इसको डिस्कस करने की जरूरत है और एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन आना चाहिए इसका, और तभी जाके चीजें जो है ये जा सकती। इससे लॉ इन्फोर्समेंट की भी इश्यूज ऑब्वियसली पैदा हो रहे हैं। हारून बलोच साहब, मुख्तसर बात यह है कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं शहरियों के, जो फ्रीडम्स हैं, पाकिस्तान एक जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं इस डिजिटल इफ़ आई मे से एनेक्सेशन जो हो रही है पाकिस्तान की, और सिंस इट्स अ चाइना वॉल हम कह रहे हैं इसको, तो ये क्या पॉलिटिकली भी पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म कर जाएगा? क्या पॉलिटिकली हम एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड स्टेट सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली जो जितना भी लॉ मेकिंग इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, वैसे जैसे हमने कहा कि यार चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, उनका अपना इंटरनेट बन गया है। मेन इशू तो यही है कि यार उनका अपना इंटरनेट, अब क्या हमने भी अपना इंटरनेट अपना बनाना है? दैट मीन्स कि इंटरनेट सॉवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जबकि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था ग्लोबल विलेज था, ताकि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए इस किस्म का, और सेफ़ हो, सिक्योर हो, अफोर्डेबल हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, ताकि बिजनेस भी हो सके। लेकिन अपना इंटरनेट हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते। सॉवरेनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो चाइना ने दिया हुआ है, अथॉरिटेरियन स्टेट्स ने दिया हुआ है, इसलिए कि अगर वो उन्होंने अपना इस तरह का मॉडल बनाया हुआ है, तो उसके अंदर वो सर्विलेंस उन्होंने इनेबल की हुई है। जैसे कंवल ने कहा कि उनकी हर ऐप है, हम भी उस तरफ जा रहे हैं, हम भी अपनी ऐप बना लें। टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। बीप के नाम से एक एप्लीकेशन बना दी गई है, वो व्हाट्सएप का रेप्लिका है, ठीक है, और वो ओपन होगी कि आप देखिए ना, व्हाट्सएप पे या सिग्नल के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स इनक्रिप्टेड, ठीक है। ये बीप के ऊपर ओपन एप्लीकेशन होता है, दैट्स अ रेप्लिका ऑफ वीचैट, चाइना वाला, कि आपकी सारी कम्युनिकेशन एक्टिविटी ऑनलाइन, प्रिवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आप क्या कर रहे हैं, जर्नलिस्ट किससे बात कर रहा है, किस सोर्स को एक्सेस कर रहा है, वो सोर्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी ओपन होगी। क्योंकि आपके पास जो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर के अंदर, वो यही है कि आपने इस तरह का मॉडल यहाँ पर भी ला कर, जो कि वर्केबल नहीं हुआ डेफिनेटली, लेकिन कि दैट्स अगेन वेरी डेंजरस, कि आपने अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया तो आप बहुत तबाही की तरफ जाएंगे। अभी भी जो फायरवॉल का हम डिस्कस कर रहे हैं शुरू से, वो बेसिकली टारगेट करने के लिए ही कर रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में जो फायरवॉल अभी तक जितनी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, फरवरी से लेके ऑनवर्ड अब तक, आपने एक्स ब्लॉक किया, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करने के बाद आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया इंटरनेट को, वीपीएन्स को ब्लॉक करें, क्योंकि वीपीएन्स की यूज़ से आप एक्स को इस्तेमाल करते हैं, एक्स आपके पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को अनेबल करता है, लोग ट्रेंड सेट करते हैं, पॉलिसी मेकर सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारी जो एलीट क्लास है, जिनका एक से होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो क्रिटिसिज्म करते हैं वहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को टारगेट करने के लिए वहाँ पर आपने एक्स भी ब्लॉक किया। अब जब आपने देखा कि यार वीपीएन से लोग इस्तेमाल करें, तो वीपीएन को भी ब्लॉक करो। क्यों कि, और मज़े की बात, जो नया अभी मैंने आज स्टोरी पढ़ी है डॉन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि वो वीपीएन को भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं और उसी खाते में उसको इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वीपीएन सोशल मीडिया की एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इट एनेबल्स यू टू सेफली एंड सिक्योरली एक्सेस इंटरनेट, ठीक है, सर्कमवेंट कर सकें, आप अपनी कम्युनिकेशन को, डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें, इंक्रिप्शन इनेबल कर सकें। और फिर जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वो एक देखा लेटर, जो चेयरमैन पीटीए को उन्होंने लिखा, उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर जस्टिफिकेशन क्या दी वीपीएन को, जो एक और नई भी डिबेट चली ना, नेशनल सिक्योरिटी के साथ उन्होंने कहा कि लोग, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट एक्सेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल। भाई वीपीएन से अगर पोर्नोग्राफी को पाकिस्तान से लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, क्योंकि वीपीएन पे तो सारी इंक्रिप्टेड होती है ट्रैफिक, तो आपको कैसे पता चला कि वो पोर्नोग्राफी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं? अपनी सोच है, शौक है, क्या कहा जा सकता है। बहरहाल कंवल ये बताएं कि ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी, फेक न्यूज़, पोर्नोग्राफी, ब्लास्फेमी, आर दीज एक्सक्यूजेस, और असल मसला जो है पॉलिटिक्स है। एक सियासी जमात है जो कि डोमिनेट करती है सोशल मीडिया सीन को, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोमिनेट करते हैं। ये सिर्फ उनकी खातर सब कुछ किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? और अगर ये सिर्फ उनकी खातर किया जा रहा है, तो फिर हम पॉलिटिकली किस तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल? देखें, जो टाइमिंग है
वो बड़ी फिशी है, कोइंसाइड हो गई ना। पोर्नोग्राफी तो इंटरनेट हैज़ बिन अराउंड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत देर हो गई है। पोर्नोग्राफी हैज़ बिन अराउंड फॉर many years, decades. बाकी जो भी आपने कहा फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह, ये कितने सालों से, मगर अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी टर्मोइल में आ गई, और ये जितनी भी पाबंदियाँ हैं ये कोइंसाइड कर गई उस टर्मोइल के साथ। तो एक बाशऊर इंसान जो अक्ल रखता हो, वो जब इन हालात को, वाक़यात को देखेगा तो वो क्या सोचेगा? मतलब आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, अवाम अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं यहाँ पे। तो वो देखेगा जब कि भाई ये सब चीज़ें तो बहुत अरसे दराज से हैं, तो तब तो किसी को बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि हमारी कौम का अखलाक ख़राब हो रहा है, मगर अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ बॉदर करना शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी फिशी है। ठीक है कमल, ये जो टेक्नोलॉजी आई है इंटरनेट की, कंप्यूटर की, इससे बुज़ुर्गों और नौजवानों के बीच जो एक जनरेशन गैप था वो एकदम बढ़ गया था, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक एहतराम का ताल्लुक तो ज़रूर था जनरेशन्स के बीच में, मगर अब जबकि नौजवानों को ये टेक्नोलॉजी उनको हाथ में देकर, उनको सिखाकर आप उनसे ये वापस छीन लें और इंटरनेट की सहूलत वापस ले लें, तो क्या ये नौजवानों और बुज़ुर्गों के दरमियान जो जनरेशन गैप है, इसमें नफ़रत की खलीज भी पैदा हो रही है, गुस्से की खलीज भी पैदा हो रही है, और नौजवान नस्ल क्या सोचेगी अगर इस तरह की इंटरनेट पाबंदियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में आएंगी? इसका क्या पॉलिटिकली और सोशली इसका क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए, एक तो द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न, हैव रिलेशनशिप्स हैज़ रियली चेंज्ड। इंटरनेट की वजह से जो फिनोमिना हुआ है अभी रिसेंट पास में, उस सब की वजह से जो नौजवान नस्ल है उनका जो एक्सप्रेशन का तरीका है वो बहुत बदल चुका है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। अच्छा, हमने ये देखा कि जो बूढ़े लोग हैं, जो प्रीवियस जनरेशन, वो भी अब इंटरनेट के ऐसे टूल्स आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गए हैं कि वो अपने उन्होंने भी उसको अपना लिया, और वो इस तरह के टूल्स के थ्रू अपने लव्ड वंस के साथ इन टच। मगर ये तो देखिए, ये तो कल्चरल और वो वाला एस्पेक्ट है ना इसका। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि हमने इन द पास्ट बहुत बड़ी बड़ी वेव्स मिस कर दी हैं पाकिस्तान ने एज अ कंट्री। हमने साइबर सिक्योरिटी वाली वेव मिस की, हमने ये जो स्मार्टफोन आया उसमें जो एप्लीकेशंस बनना शुरू हुई वो वाली वेव मिस कर दी। अब एक नई बहुत बड़ा फिनोमेना आ रहा है दुनिया में, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो B2C है, मतलब B2C में कंज्यूमर प्रोडक्ट, चैट GPT है वो। मगर अगली जो बहुत बड़ी वेव आ रही है, जो कि दुनिया को, इंसानियत को बदल देगी, जो दुनिया आज लगती है 10 साल बाद वैसी नहीं लगेगी, वो है B2B वाले एरिया में, जो आपकी रिटेल सेक्टर को बदल देगी, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल देगी, मैन्युफैक्चरिंग को बदल देगी, हेल्थ सेक्टर को बदल देगी, एजुकेशन को बदल, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे सब सेक्टर्स। इसमें पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान इज द 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। डेमोग्राफिक एडवांटेज है, पाकिस्तान के पास 143 मिलियन लोग हैं जो कि 30 साल से कम उम्र में। तो ये वो, और ये अब और हुकूमत ने खुद ही ऐसे स्टेप्स लिए, नैपटेक बनाया, ये किया, बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, AI पे तवज्जो देनी शुरू की। अब अगर इस तरह के देखिए, इन सारी चीज़ों की बैकबोन, चलो कल्चरल तो हमने कह दिया कि वो जिस तरह अपने आप एक्सप्रेस तो इंटरनेट पे करते, मगर इन सारी चीज़ों की बैकबोन, अगर हमने इस वेव का फ़ायदा उठाना है, पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी, यहाँ से यूनिकॉर्न्स पाकिस्तान से निकलनी है, हमने B2B AI एप्लीकेशंस बनानी है जो कि आगे जाके पूरी दुनिया में हमें हमारा लोहा मनवाएंगी, तो उसकी बैकबोन क्या है? क्या बैकबोन है उसकी? इंटरनेट। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जानेंगे अम्मार जाफरी साहब से, क्योंकि वो साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA भी रहे हैं, कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो नए अख्तियारात अब लाए जा रहे हैं नई कानून साजी के ज़रिए, वो अख्तियारात किस हद तक काबिल अमल हैं, और वो अख्तियारात क्या वाकई बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं या आज़ादी राय का गला घोंटने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अम्मार जाफरी, साबिक एडिशनल DG FIA। अम्मार जाफरी साहब, फेक न्यूज़ के नाम पर जिस किस्म के इक़दामात हुकूमत कर रही है, उसमें अब कानून में तरमीम का भी एक फ़ैसला किया गया है। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से अब कुछ कवानीन लाए जा रहे हैं, एक अथॉरिटी बनाई जा रही है।
तो एक तरफ तो पहले ही फायरवॉल के ज़रिए इंफॉर्मेशन तक रसाई और आज़ादी राय का गला घोटने का प्रोग्राम नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत आवाज़ निकलेगी उस आवाज़ को भी ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए दबाने की बातें हो रही हैं। 5-5 साल कैद, 10-10 लाख रुपए जुर्माने की बातें हो रही हैं। तो आपके ख्याल में कितना काबिल अमल है ये नया कानून जो लाया जाएगा या जो नई अथॉरिटी बनाई जाएगी? देखिए, अभी मेरे से पहले कौन साहब भाई जो बात कर रही थी कि इसमें रिएक्शन आएगा और ये रिएक्शन बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आपको उसको इजाजत देनी पड़ेगी काम करने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। तो मुझे जो डर लग रहा है अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर वो ये है कि जब तक कलेक्टिव विजडम के साथ चंद लोग टेबल के ऊपर चंद माह नहीं बैठेंगे इकट्ठे। देखें, ये जो FBI की डिजिटलाइजेशन है, नादा की डिजिटलाइजेशन है, जो बड़े सेंसिटिव इदारे हैं हमारे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे सारे, इसके ऊपर जो हमारा ये पावर सिस्टम काम कर रहा है, इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉनिटरिंग है, काम हो रहे हैं, ये 24/7 सिस्टम चल रहे हैं, उस पर भी असर आएगा इन सब चीज़ों का। उसके अलावा एक जो बहुत ज़रूरी बात है आपके सवाल के जवाब में वो ये है कि इस वक्त मुझे ना कोई ऐसी फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है चीज़ों के अंदर कि जब कई लोग मुख्तलिफ चीज़ों से देखते हैं कि कोई ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, कोई किसी तरीके से देख रहा है, किसी तरीके से देख रहा है, तो शायद जैसे कहते थे कि लॉस्ट इन दी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ना हो कि असल चीज़ है कि जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो तो हम कुछ कंट्रोल कर लें, लेकिन जो इंटरनेट का फायदा है पूरी दुनिया को वो हमें मिलना बंद हो जाए, और उसका बहुत डायनो इफेक्ट आएगा हमारी इकॉनमी के ऊपर। और जिस तरह फिगर्स आ रही हैं पाशा की या इदारों की, वो चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी, एस्केलेट होनी शुरू होंगी, और जब वो एस्केलेशन आएगी तो एक स्टेज के ऊपर सबसे ज्यादा हमारी सप्लाई चेन जो है ना वो इफेक्ट होगी। सप्लाई चेन जो है इस वक्त जो है वो ग्लोबल साउथ का जमाना है, ब्रिक्स का जमाना है, BRI का जमाना है, CPEC का जमाना है। ये जितनी चीजें हैं ये सब के सब डिपेंड कर रही है इंटरनेट की स्मूथ फंक्शनैलिटी के ऊपर। जब ये स्मूथ फंक्शनैलिटी नहीं होगी इंटरनेट की, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो तरक्की का डोर खुला है इस वक्त हमारा, और स्ट्रेटेजिकली डेमोग्राफिकली हम बहुत वेल प्लेस्ड है इस वक्त। लेकिन इन सब चीजों के जो फायदे हैं ना वो एक ऐसी चीज की नजर हो जाएंगे जिसके ऊपर फिर अब तय क्या हो जब चिड़िया चुकी खेत। हारून, आप क्या कहते हैं कि जो नए कवानीन हैं इनसे अमली तौर पे कैसे जो है आवाज़ों को रोका जा सकेगा, और ये सियासी जमातों का क्या और सिविल सोसाइटी का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे जो रद्द-ए-अमल है वो अभी तो सारा हम देख रहे हैं कि स्कैटर्ड है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहले आपको पता है विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रॉपर जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दी जा रही। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम पॉपुलिस्ट पार्टी भी कहते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट दे आर आउट ऑफ द डिबेट। आप उनको जिस तरीके से उन्होंने उलझाया हुआ है, जिस तरह के मामलात में वो उलझे हुए हैं, इन चीज़ों की तरफ वो सोच भी नहीं रहे। गवर्नेंस वो नहीं उलझे हुए, पूरा सिस्टम एग्जैक्टली। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉलिशन में बैठी हुई हैं, आप उनको देखिए, उनका जो माइंडसेट है वो सिर्फ वही है जो कि एक स्टेट या कहीं से उनको वो चीज़ें डिक्टेट की जा रही हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इंटायर ऑल दिस पॉलिसी मेकिंग दैट्स हैपनिंग, लेकिन उसमें हमें थोड़े से ट्रेंड नज़र आते हैं कि हम कहाँ पर अलाइन कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल डेटा लोकलाइजेशन की क्लॉजेज नए लॉ मेकिंग के अंदर डाल रहे हैं, आप डेटा प्रोटेक्शन में भी डाल दी आपने, से पहले सोशल मीडिया में भी डाल दी। ये सारी वो क्लॉजेज हैं जो हमें अलाइन कर रही हैं उसी चाइना मॉडल के साथ, अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ। चलें, ठीक है, अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ। केवल आपके ख्याल में जो नौजवान लोग हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी ऐसी सिचुएशन के अंदर, उन्हें क्या करना चाहिए? हमने अपनी नौजवान नस्ल के साथ अच्छा नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हम कहते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं बच्चे,
तो देखिए इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के भी अगर वो काम करना चाहे, मैं अभी एक शादी पे गई थी तो वो बेचारा जो लड़का है जो बाहर से आया था, वो अपनी बहन की शादी से एक दिन पहले आया सिर्फ, क्योंकि वो कहते हैं मैंने सुना था पाकिस्तान में VPN का मसला है, तो वो मेरा तो बड़ा ज़रूरी प्रोजेक्ट था तो मैं इसलिए आ नहीं सकता था, बस एक दिन के लिए आया हूँ और एक दिन बहन की शादी अटेंड करके कल चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह के मसले मैंने सुना है कि हैं। तो और ये वाला जो ब्रेन ड्रेन है ना, बाय द वे, ये वो जो पहले वाला ब्रेन ड्रेन होता था कि मजदूर तबका बाहर चला जाता था, उनकी फैमिलीज यहीं पे होती थी, उनका रेमिटेंसेस सारे बाहर से पाकिस्तान वापस आते थे, तो वो तो अच्छा वाली चीज़ थी। मगर ये वो वाले बच्चे हैं जिनमें हमने 16 साल इन्वेस्ट किया है, जिनमें हमने पैसा लगाया है, और ये जब बाहर जाएंगे इनको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेंगी, इनकी सारी फैमिलीज इनके साथ बाहर चली जाएंगी, तो इनके पैसे भी बाहर रहेंगे, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा अनफॉर्चुनेटली। और मैं इधर बैठी इस वक्त उस नौजवान नस्ल को ये नहीं कह सकती कि ये नुकसान ना करो पाकिस्तान का, रुक जाओ वापस, किस बेसिस पे। बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की एक पूरी नौजवान नस्ल जो है उसको आलमी तौर पे तनहा करने की बातें हो रही हैं। सियासतदानों को जहां दीवार के साथ लगाया जा रहा है, वहां पे नौजवान नस्ल को फायरवॉल के साथ लगा दिया गया है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।